जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन द्विवर्षीय और 4 वर्षीय बिहार बीएड राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन। इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 सीरीज कर लिया है। आज जो करने वाले हैं वो है तीसरा क्रम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। टेस्ट सीरीज नंबर 3 हम लोग लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते होंगे। देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 3 पहला सेक्शन जो आता है सेक्शन 1 जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। देखिए जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन दिया है, आइए रीड करते हैं। सेक्शन 1 जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। डायरेक्शन दिया हुआ है 1 से 5 तक क्वेश्चन बनेगा यदि हम लोग इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं तो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। ओके, ये देखिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे पैसेज हमारा क्या है। मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो ऑल मैन डिड ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। मतलब क्या है कि हजारों साल पहले सभी मनुष्य जो थे सभी तरह के काम करते थे। ईच मैन बिल्ड हिज ओन हाउस एंड मेड व्हाट काइंड ऑफ furniture he needed and grew all his own food। और उस समय बताए दोस्तों आपको कि हर आदमी अपना घर जो है खुद बनाता था और अपनी जरूरत के हिसाब से फर्नीचर बनाता था और अपना सारा खाना भी खुद उगाता था, है ना। grew all his own food, अपना खाना खुद उगाता था। his wife made all of the clothes for the family and cooked food। और उनके जो घर में पत्नी थी, उनकी महिला थी, वो क्या करती थी तो उनकी पत्नी परिवार के लिए सारे कपड़े बनाती थी और क्या तो खाना भी पकाती थी। इन्होंने खाना उगाना जाना है और खाना पकाना कौन तो महिलाओं ने। देखिए आगे क्या कह रहा है। However, man very soon found that it was much better to divide the work among them, so that one built houses, another made furniture, and another grew corn, and so on। हालांकि जो लोग ने बहुत जल्दी ही पाया कि काम को आपस में बांटना ज्यादा बेहतर था, ताकि कोई घर बनाए, कोई फर्नीचर बनाए, कोई अनाज उगाए, है ना, ये वगैरह वगैरह ये करे अपना। देखिए यू कैन इजिली सी दैट दिस वॉज अ बेटर प्लान। मतलब आप देख रहे हैं कि आप आसानी से देख सकते हैं कि यह जो है एक बेहतर योजना थी। बिकॉज बाई ऑलवेज डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि हमेशा एक ही तरह का काम करके क्या करेंगे आप कहीं ज्यादा तेजी से और आसानी से कर सकते हैं, है ना। कह रहा है ना कि यू कैन डू फॉर मोर क्विकली एंड इजिली, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं आसानी से। सो nowadays all work is divided as much as possible। इसलिए आजकल जो है सभी कामों को जितना संभव हो सके बांट दिया जाता है। Even such a thin thing as a pin is not made by one man। जैसे कि यहाँ तक कि पिन जैसी छोटी सी भी चीज को एक आदमी नहीं बनाता है, but by a dozen or more, each doing his particular bit of the work। One straightens out of wire, another cuts it into lengths, another sharpens the point, another puts up the head, one and so forth। कह रहा है यहाँ पे कि बल्कि 1 दर्जन या उससे ज्यादा लोग बनाते हैं ना, जिनमें से हर कोई अपना काम करता है। कोई तारे को सीधा करता है तो कोई उसकी लंबाई को काटता है, तो कोई उसकी नोक को तेज करता है, कोई उसको सिर को लगाता है ना। ये सभी इन लोग का काम है अपना अपना। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि इज टू से दैट इज टू से वर्क इज डिवाइडेड अमंग अ डिफरेंट पीपल, यानी काम अलग अलग लोगों के बीच में बांटा जाता है।
कि एक सुई को बनाने में देखे ना कि उसकी लंबाई का वर्क अलग कोई करेगा, ठीक है, उसकी जो नोक का काम करेगा वो अलग करेगा, उसके तार को जो सीधा करना है वो अलग करेंगे, है ना। तो ये सभी एक सुई को बनाना है तो सभी का एक अलग अलग वर्क हो गया है। अब देखिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है आप लोग समझ चुके होंगे कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है। पैसेज यही कहना चाह रहा है कि पहले के जो जमाने था उसमें जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या किया करते थे, तो उन लोगों का एक प्रॉपर काम था कि हाँ वो लोग घर बनाएंगे, अपना खाना उगाएंगे और महिलाएं जो है घर में खाना बनाएंगी और सभी परिवारों के लिए वस्त्र भी बनाएंगी, ये था। बट जो है आजकल के दिनों में वो सभी का काम जो है क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, सबका एक प्रॉपर काम है ना। कि एक सुई भी बनाना है तो एक आदमी मिलकर नहीं बनाता, बल्कि उन सभी का अलग अलग वर्क है कि एक सुई बनाना है तो उसकी लंबाई को कौन काटेगा, उसके तार को कौन काटेगा, उसकी नोक को कौन बनाएगा, उसके हेड को कौन बनाएगा, है ना। ये सभी अलग अलग वर्क दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या, इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ, सो नाउ डेज ऑल वर्क द वर्ड सो इंडिकेट्स। कह रहा है कि दूसरे पैराग्राफ के तीसरे वाक्य में जो आजकल सभी काम करते हैं शब्द तो क्या इंगित करता है, ये सो जो है वो क्या इंडिकेट करता है ये हमें बताना है। बताइए क्या इंगित करता है। देखिएगा कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ अ कॉज, मतलब कह रहा है कि प्रभाव किसी कारण का। दूसरा कह रहा है कॉज ऑफ एंड इफेक्ट, मतलब कारण और प्रभाव। तीसरा कह रहा है सिमिलरिटी, मतलब समानता। और चौथा कह रहा है कंपैरिजन, मतलब तुलना। तो आंसर क्या बता देंगे, आंसर बता देंगे इफेक्ट ऑफ अ कॉज, मतलब यह प्रभाव किसी कारण का बता रहे ना। आंसर ये बता दीजिएगा। चलिए आगे बताएंगे, द वर्ड हाउ वेयर एट अ बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ इंडिकेट। अब कह रहा है कि दूसरे पैराग्राफ के शुरू में जो हालांकि शब्द है वो क्या इंगित करता है, ये क्या इंगित करता है बताएंगे। देखिए कह रहा है कि पहला ऑप्शन है अ सपोर्टिंग आइडिया, मतलब एक सहायक विचार। दूसरा है एन ओल्ड आइडिया, क्या एक पुराना विचार। दूसरा है ना आइडिया इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में एक विचार। दूसरा है एन आइडिया इन द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में एक विचार। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर बताएंगे एन आइडिया इन द अपोजिट डायरेक्शन। आंसर डी करेक्ट बताइएगा ना, विपरीत दिशा में एक विचार। देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्या है हमारे पास, ऑल वर्क डैश बाई ऑल मेन, ऑल वर्क डैश बाई ऑल मेन। कह रहा है कि ये जो नीचे दिए गए हैं इस क्रिया के रूप में हमें पूरा करना है। सभी कार्य जो है डैश सभी पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, वॉज डन किया गया था ना। तो आंसर हम लोग का पहला ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बता दीजिएगा। देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज। कह रहा है जो उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक जो है उपयुक्त होगा, ये हमें बताना है। ऑल टाइप ऑफ वर्क, कह रहा है कि सभी प्रकार के कार्य। दूसरा है टाइप्स ऑफ पीपुल, मतलब लोगों के प्रकार। तीसरा है डिवीजन ऑफ लेबर्स, मतलब श्रम विभाजन। चौथा है लाइफ इन द पार्ट, मतलब अतीत का जीवन। तो आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स बता देंगे डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब श्रम विभाजन। आंसर सी करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, द ऑथर ऑफ द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज इज ऑफ ओपिनियन दैट द वे पीपल वर्कड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो वाज। कह रहा है कि उपयुक्त जो गद्यांश के लेखक का मानना है कि हजारों साल पहले लोग जिस तरह के काम करते थे वह बहुत ही अलग था। क्या है, बेटर देन द प्रेजेंट, क्या वर्तमान से बेहतर। कह रहा है मोस्ट प्रॉपर, सबसे उचित। तीसरा कह रहा है मोस्ट इफिशिएंट, सबसे कुशल। चौथा कह रहा है नॉट इफिशिएंट, कुशल नहीं। तो आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन बताइएगा नॉट इफिशिएंट, है ना। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, हमें बताना है गिवन वर्ड। क्या है हमारे पास, डिमाइज का हमें विलोम शब्द बताना है क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होता है,
निधन या अंत होता है। तो आंसर्स क्या बता देंगे, बताइएगा इसका एंटोनिम विलोम क्या हो जाएगा। तो आंसर्स बता देंगे, डेथ मतलब मरना, ये काट दीजिए। फेथ मतलब भी वही लगभग होता है, भाग्य, है ना। इंड मतलब क्या होता है, समाप्त होना, मतलब बच क्या गया, एक ही ऑप्शन वो है राइट आंसर डी बर्थ। मरना जन्म लेना, इसका उल्टा होगा। आगे देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या कह रहा है, एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल्स। कह रहा है कि एक जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करता है, प्रेज ऑन अदर एनिमल्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्टाइल कहते हैं। हॉस्टाइल कहने का मतलब शत्रुतापूर्ण कहते हैं, या फिर प्रीडेटर कहते हैं मतलब शिकारी, या फिर ऑमनीवेरस कहते हैं सर्वाहारी, या फिर विक्टिम कहते हैं पीड़ित। तो आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स बताएंगे प्रीडेटर, है ना। क्या कहेंगे, उसे शिकारी कहते हैं। ऑप्शंस बी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चंस कह रहा है क्या, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 एंड इंडिकेट इट। क्या कह रहा है, हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी डैश, बताएंगे नेग्लेक्ट, डिटेस्टेड, डिस्पायर्ड, या फिर डिस्कार्डेड। बताएंगे क्या होगा। कह रहा है ना कि स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी उपेक्षा नहीं किया जा सकता है। तो आंसर्स क्या बताएंगे, नेग्लेक्ट, उपेक्षा नहीं किया जा सकता है ना। आंसर्स ये करेक्ट बता दीजिएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू बी ऑफ द हुक, टू बी ऑफ द हुक, बताएंगे इसका क्या होगा मतलब, टू बी ऑफ द हुक, इसका अर्थ ही होता है खराब स्थिति से बच निकलना। तो आंसर्स क्या बता देंगे, टू बी टरेबल नहीं, टू बी ट्रैप नहीं, टू बी क्लोज द टारगेट नहीं, टू एस्केप द डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, मतलब वो खराब स्थिति से बाहर आना, निकलना। चूज द वर्ड ऑपोजिट ऑफ मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है हमारे पास, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का हमें क्या बताना है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है, इसका क्या होता है। ये तो पहले जानेंगे ये क्या है हमारा, तो ये तो एडजेक्टिव है ना। क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसका होता है लगातार, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, लगातार निर्दय बोल सकते हैं, कठोर, है ना। तो इसका इसका जस्ट अपोजिट जो हम लोग बोलेंगे वो हो जाएगा हमारा येल्डिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। इसका येल्डिंग कहने का तात्पर्य यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा क्या, जैसे लचीला, नम्र, झुका हुआ, इसे कहेंगे। जैसे कि इसका मतलब कठोर होता है ना, तो इसका निर्दय बोल सकते हैं, इसका कठोर नहीं लचीला बोल सकते हैं, इसका कठोर, तो इसका येल्डिंग का नॉर्मल बोल सकते हैं, लचीला। देखिएगा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या कह रहा है, वर्टेब्रेट एनिमल दैट क्रॉवल ऑन द ग्राउंड। तो आंसर्स क्या बताएंगे, इंसेक्ट्स नहीं, मैमल्स नहीं, एम्फीबियंस नहीं, क्या होंगे, रेप्टाइल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे, रेंगने वाले जंतु, है ना। इंसेक्ट्स मतलब आपको पता होगा कीट पतंग होते हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी, एम्फीबियन मतलब उभयचर होते हैं। तो आंसर हम लोग का सी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम। क्या है, ऑफ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऑफ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसका मतलब क्या होगा, मतलब होगा खराब स्थिति, है ना। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर अ पनिशेबल केस नहीं, अ प्लीजेंट सिचुएशन नहीं, अ अनकैनी सिचुएशन नहीं, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। आंसर्स डी करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। फिल अप द ब्लैंक। क्या कह रहा है हमारे पास, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, कैन आई डैश सम मनी फ्रॉम यू। आंसर्स क्या बताइएगा, तो आंसर्स बता देंगे यहाँ पे, किसी से उधार लेने के सेंस में ना हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रोवो को यूज करते हैं। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा, राइट आंसर ए। कह रहा है कि जो मेरे पर्स में पैसे थी वो गुम हो गई है,
माई पर्स वॉज लॉस्ट मतलब मेरा पर्स जो है क्या हो गया, गुम हो गया है, क्या तुम दे सकते हो मुझे कुछ पैसे। तो ये ऋण लेने के लिए यहाँ पे ब्रो का यूज करेंगे, है ना। आगे देखेंगे, डायरेक्शन दिया है 14 और 15 का, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 एंड इंडिकेट इट एज योर आंसर। क्या है, लेट मी गिव यू, लेट मी गिव यू। तो आंसर्स क्या बताइएगा यहाँ पे, लेट मी गिव यू सम एडवाइस है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करके बताएंगे, सलाह, है ना। देखेंगे आगे क्वेश्चंस क्या है, सिमोन डैश वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। तो सिमोन के बाद क्या लगेगा, वॉज बीइंग, हैज बीन, इज बिहेविंग या फिर इज बीइंग, बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आंसर बताएंगे सिमोन हैज बीन होगा, सिमोन हैज बीन वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वांट टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट बताइएगा यहाँ पे, है ना। खंड 2 सामान्य हिंदी देखेंगे, इसमें निर्देश दिया है 16 से 20 तक क्वेश्चन बनेगा, गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। इसके दूसरे के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता है, वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता है, किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत परिक्रम बन जाता है। तो देखिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस क्या है, गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर इंगित करता है ये हमें बताना है, बुराई और कठिनाई की ओर, अपराधों की ओर, गरीबी की ओर, पाप की ओर। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर बताएंगे बुराइयों और कठिनाइयों की ओर, आंसर्स ये बताइएगा। आगे बताएंगे क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेखक ने किस सबसे बड़े किसे सबसे बड़ा पाप कहा है, मनुष्य को अपना प्रतिपाप न करना, अंधकार को स्वीकार न करना, अंधकार को स्वीकार कर लेना, प्रकाश पाने की छिन्न आकांक्षा, किसको सबसे बड़ा पाप कहा गया बताएंगे लेखक के द्वारा। तो आंसर बताएंगे अंधकार को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा पाप कहा गया है, आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता है तो क्या होता है बताएंगे। देखिए ऑप्शन आपके सामने, वह केवल अपने प्रति अन्याय करता है, इससे शांति का माहौल बना रहता है, वह दंड का अधिकारी बन जाता है, इससे दूसरे के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है, बताइएगा क्या होगा आंसर। तो जब व्यक्ति स्वयं के साथ जब अन्याय शोषण होता है तो आवाज नहीं उठाता है ना, तो यह इससे दूसरे के प्रति भी अन्याय और शोषण का बढ़ावा मिल जाता है। तो आंसर डी बता दीजिएगा। कह रहा अंधकार का निषेध इस किस ओर संकेत करता है, अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है बताएंगे, समाज में फैले अंधकार को प्रकाश में बदल देना, समाज को अंधकार से मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना, यह मानना कि समाज में अन्याय शोषण बुराइयां नहीं है, अन्याय शोषण बुराइयों का सदा के लिए समाप्त करना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, अंधकार का निषेध, यह निषेध संकेत करता है यह मानना कि समाज के अन्याय और शोषण बुराइयां नहीं है ना, आंसर सी बताइएगा। देखिए इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस जो गद्यांश हम लोग पढ़े हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना, तरह तरह के लोगों की विशेषताएं बताना, पाप और पुण्य की व्याख्यान करना, अंधकार और प्रकाश की व्याख्या करना। तो आंसर बताएंगे अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना, आंसर ए करेक्ट बताइएगा। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों को चुने, कोई विकार न हो, तो उसे क्या कहेंगे, जिसमें कोई विकार न हो उसे क्या कहेंगे,
उसे हम लोग कहेंगे साकार नहीं, अविकार नहीं, उसे निर्विकार कहते हैं। आंसर सी करके बताइएगा। और साकार किसे कहते हैं? तो आकार युक्त को साकार कहते हैं, है ना। अविकार किसको कहते हैं? तो विकार रहित को अविकार कहते हैं। आकार तो आपको पता ही है। अमर का विलोम बताना है। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मर्त्य हो जाएगा। अमर का विलोम मर्त्य। आंसर ये बता दीजिएगा। चिंतन, अजर तथा शाश्वत अमर का पर्यायवाची शब्द है। चिंतन, अजर और शाश्वत ये सब तीनों जो है अमर का पर्यायवाची शब्द है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से डैश रही थी, झांक रही थी, घूर रही थी, ताक रही थी, देख रही थी। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर बताएंगे झांक रही थी। आंसर ए करेक्ट बताइएगा ना। चलिए, सही वर्तनी वाले शब्द को हमें चयन करना है। कौन है सही बताएंगे? कृषांगी ये होगा, ये कौन सा होगा? ऑप्शन 4 है आपके पास, तो कृषांगी पहला ही ऑप्शन सही होगा हम लोग का। मीठी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मीठी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंसर बताएंगे विश्वासघात करना। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे विश्वासघात करना। जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है आपको। जो बहुत गहरा हो, क्या कहेंगे? अगाध, अगा आगाढ़, अगा आगढ़ या फिर आगाढ़, तो उसे कहेंगे हम लोग अगाढ़। आंसर ये बताएंगे बहुत गहरा हो, है ना। दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? देखिए क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। जैसे कि आपको बोल दे कि मीरा गाती है, ये क्या हो गया? बस गाती है। ये क्यों गा रही है, कहाँ गा रही है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया? अकर्मक हो गया। तो काट दीजिए, हमें सकर्मक ढूंढना है। चिड़िया चलती, गाड़ी चलती है, तो ये भी देख रहे हैं गाड़ी चलती है, कहाँ जा रही है ये सब कुछ नहीं बताया जा रहा, तो ये भी हमारा अकर्मक है। वह लजा रही है, राहुल ने केला खाया, देखिए वह लजा रही है, तो ये भी अकर्मक, मतलब सकर्मक हमारा कौन बन गया? बस एक ही बन गया। कह रहा राहुल ने केला खाया, मतलब खाया तो क्या खाया? तो केला खाया, तो इसे स्पष्ट हो रहा है हमारा सकर्मक कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, वह काल वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? देखिए वह कल मेघालय जाएगा, है ना, तो ये बात कहा गया किसके लिए? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कहा गया, तो ये कौन सा होगा? संभव भविष्य, सामान्य भविष्य, इनमें से कोई नहीं। हेतु, हेतु मत भविष्य काल, तो आंसर बताएंगे यह सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं जो तीनों आपके सामने है, संभव, सामान्य और हेतु, हेतु मद। और देखेंगे कि जैसे कि संभव भविष्य काल है, उसे कैसे पहचानेंगे? तो जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है तो उसे हम लोग संभव भविष्य काल कहते हैं, है ना, होने की संभावना होता है, ठीक है। और हेतु, हेतु मद सामान्य भविष्य काल के लिए क्या होगा? जब क्रिया के सामान्यतः भविष्य में होने का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? पाली, प्राकृति, देवनागरी, ब्राह्मी। तो आंसर बताएंगे देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। भारत का राज्य भाषा हिंदी को संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज शब्द है बताना। अलमारी है, बाल्टी, कैंची, डोंगा। देशज कौन है? तो देशज इसमें कौन बता देंगे? देशज शब्द वह शब्द है जिसकी उत्पत्ति कोई स्पष्ट प्रमाण न हो। अलमारी और बाल्टी बता दें आपको दोस्तों, अलमारी और बाल्टी ये दोनों शब्द जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैंची, कैंची क्या है? तो यह तुर्क भाषा है। और ये डोंगा जो है दोस्तों, आपको डोंगा बता दें, यही देसी शब्द है, देशज है। यानी आंसर हम लोग का क्या बताएंगे? राइट आंसर डी बताइएगा, है ना। जैसे आपसे पूछे कि गुब्बारा, कमर, आदमी, सरकार, है ना, परी, जादू, ये सभी जो है ये हिंदी भाषा में लिया गया है, फारसी भाषा से लिया गया है, फारसी भाषा का शब्द है।
खंड 3 तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रीजनिंग कहते हैं, है ना। आइए देखते हैं रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, आइए देख लेते हैं। ए के बाद सी मतलब 2 बढ़ा, सी के बाद ई फिर 2 बढ़ा, 1 3 5 तो 7 आना चाहिए। 7 पे क्या होता है, जी होता है, जी से सभी शुरू है ना, सभी शुरू है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, डी के बाद जी, 4 और 3 7, 7 3 10, जे है 10 3 13, 13 पे क्या आता है, एम आता है, तो एन कट जाएगा, एन कट जाएगा, एम रहेगा, एम रहेगा। अब ऑप्शन सी और डी ही बच गया, 2 ऑप्शन। आगे देखेंगे, कह रहा है जी के बाद के, 7 4 11, 11 11 के बाद 4 15, 15 4 19, 19 पे क्या आता है, एस, यानी ऑप्शन नंबर सी बता दीजिए करेक्ट, डी कट जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, वो कौन सा होगा अर्थपूर्ण बताएंगे। तो सबसे पहले मिलियन, सबसे पहले मिलियन, 3 से स्टार्ट, ये भी है, ये भी है, बाद बाकी काट दीजिए, या तो ए या तो सी आने वाला है। चलिए, मिलियन के बाद आता है ट्रिलियन की बारी, ट्रिलियन इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद आता है क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन दोनों में है। क्वाड्रिलियन के बाद जो आता है दोस्तों क्विंटिलियन, क्विंटिलियन 2 नंबर, मतलब ये ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। क्विंटिलियन के बाद होता है ऑक्ट्रिलियन। देखेंगे आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो हमको पार्ट का बताना है क्या होगा। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए, पी होता है 16 पे 16 लिखा गया, ए होता है 1 पे 1 लिखा गया, जी होता है 7 पे तो इसके लिए 4 लिखा गया है ना, ई होता है 5 पे, तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा ये देखेंगे, ये जो 16 पे होता है तो 16 तो लिखा गया, ठीक है। ए 1 पे होता है 1 लिखा गया है, ये 7 पे होता है तो 7 का होल स्क्वायर 49 लिखा गया, ई 5 पे होता है तो 5 लिखा गया। वैसा ही हम लोग करेंगे। आइए, पी के लिए 16 16 है, ए के लिए 1 1 है, फिर 18 का होल स्क्वायर जो होता है करेंगे तो 324 होता है। क्या 324 है इसमें, तो ये काट दीजिए, नहीं। क्या इसमें भी 324 है, तो नहीं, ये भी काट दीजिए। क्या इसमें भी 324, नहीं, काट दीजिए। यानी आप देख रहे हैं 324 एक ही में है, वो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट बन जाएगा। नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं हम लोग, कथन और निष्कर्ष क्या है। कह रहा है कुछ मशीनें पतंग है, कुछ मशीनें जो है ना क्या है, पतंग है। तो कुछ मशीन जो है ना क्या है, पतंग है, पतंग बना दी। कोई भी मशीन कबूतर नहीं, कोई भी जो मशीन जो है ना वो कबूतर नहीं है, ठीक है, अलग कर दी इसको। अब निष्कर्ष देखेंगे, कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ मशीनें कबूतर हैं, कुछ मशीनें कबूतर हैं, बिल्कुल नहीं, काटिए। आगे कह रहा है सभी पतंग कबूतर है, सभी पतंग जो है कबूतर है, ये भी काटिए। आगे कह रहा है कुछ पतंग कबूतर नहीं, कुछ पतंग जो है कबूतर नहीं है, हाँ ये बात तो सत्य कहा है। यानी क्या हो जाएगा हमारा निष्कर्ष, सिर्फ और सिर्फ तीसरा निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है ना, तीसरा अनुसरण कर रहा है। कह रहा है क्या कि पुरुषों और घोड़ों के एक निश्चित समूह में पैरों की कुल संख्या सिर के संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है, तो समूह में कितने घोड़े हैं ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं घोड़ों की संख्या x और पुरुषों की संख्या y मान लेते हैं। हॉर्स की संख्या x है और मैन की संख्या y ले लेते हैं। तब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू एक्स प्लस वाई में 14 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 4x प्लस 2y। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 14 इक्वल हो जाएगा 4x प्लस 2y, है ना। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2x है इधर में, ये 4x है, तो इधर जाके हम लोग भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x बचेगा, घटेगा तो, है ना। और ये 2y, ये 2y प्लस और प्लस है इधर तो कट जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में। अब इधर क्या बचेगा, सीधे 14, तो ये 2 से काटोगे तो 7 टाइम्स में, मतलब x, मतलब घोड़ों की संख्या हमें पता चल गया कितनी है, 7 है। घोड़ों की संख्या कितनी है, 7 है। तो हमें किस चीज का निकालना था, कितने घोड़े हैं, बस यही तो बताना था। ऑप्शन नंबर बी बन गया। इसे निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको बताना है क्या लिखेंगे। तो देखेंगे ये कैसे लिखा गया है। डी का जो है विपरीत
W होता है, K का विपरीत P होता है, Q का विपरीत J होता है और X का विपरीत C होता है। सेम हम लोग विपरीत ही लिखेंगे। यहाँ पे A का Z होता है तो Z से सभी स्टार्ट है। F का U होता है, Z के बाद U, Z के बाद U इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो C या तो A होने वाला ऑप्शन हम लोग का। अब देखेंगे K का अपोजिट, अभी जस्ट आपने देखा K का P है तो जस्ट बाद P लिखिए, तो इसमें भी नहीं है, यानी P किस में है तो C में। ऑप्शन नंबर C बता दीजिए करेक्ट। आगे देखेंगे कह रहा है क्या यहाँ पे कि उत्तर दक्षिण दिया गया है ना, उत्तर दक्षिण, तो हमें बताना है उत्तर दक्षिण से कौन सा रिलेटेड है। सीधे एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो वैसे ही क्या कर रहा है, नाक भौं चढ़ना, मुस्कुराना, दूसरा है लचीला, मोड़ने योग्य, संपूर्ण, कुल, निष्ठा, ईमानदारी। देखिए ये तो पूरे कटेगा एक दूसरे के ही, ये भी है ये भी है, कुल संपूर्ण एक ही बात होता है। तो कह रहा है कि नाक भौं चढ़ना और मुस्कुराना, देख रहा है ये नाक भौं चढ़ना और मुस्कुराना दोनों अलग है ना, तो आंसर ये बताइएगा। नाक भौं चढ़ना मतलब आंख के जो ऊपर नाक भौं चढ़ना है ना, और ये है मुस्कुराना, ये मुंह के बात कर रहा है तो दोनों अलग अलग है ना। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक पे क्या संख्या आने वाली है। आइए देखते हैं क्या आएगी। 62 से 66 आ गया है ना, तो अब देखेंगे यहाँ पे 4 बढ़ गया है, 4 बढ़ा है, ये यहाँ पे कितना बढ़ा है तो आप देखेंगे 8 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा तो आप देखेंगे 16, तो आगे कितना बढ़ेगा 32 ही ना बढ़ेगा, बढ़ा दीजिए 122। ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। देखिए 4 किसी दिए गए ऑप्शन जिसमें 3 समान है एक अलग है, आइए देख लेते कौन अलग है। सैक्सोफोन, दूसरा है जाइलोफोन, तीसरा है तुरही, चौथा है शहनाई। कौन है सबसे अलग बताएंगे, तो आंसर बताएंगे जाइलोफोन सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि सैक्सोफोन, तुरही और शहनाई ये सभी जो है कास्ट वाद्य से संबंधित है, जबकि जाइलोफोन कास्ट वाद्य नहीं है। आगे बताएंगे इसमें क्या फुलफिल होगा, 5 के बाद 10, तो आप देख रहे हैं कि यदि 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 1 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। 10 से 26 करना है तो 3 का होल स्क्वायर 9, और 9 और 1 10, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, तो 26 कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 5 का होल स्क्वायर, आप देख रहे हैं 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 आया, 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 है ना, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमें, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 49, 1 85, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। 122 के लिए देखेंगे तो आप कह दीजिए 11 का होल स्क्वायर प्लस 1, 121 और प्लस 1 22 हो रहा है ना। आगे क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है वो हमें काउंट करके बता देंगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसे काउंट कर लीजिए। पहला तो ये सबसे बड़ा वाला, ठीक है, उसके बाद ये छोटा वाला 2, फिर उसके बाद ये 3, 3 के बाद एक ये 4, फिर एक ये 5, फिर एक ये 6, फिर एक ये 7, अभी तक तो 7 निकले, 7 के बाद ये 8 हो जाएंगे, 8 के बाद ये 9, 9 के बाद एक हो जाएगा ये 10, है ना। टोटल लोग कितने आगे त्रिभुजों की संख्या हमें 10 आ गए, आंसर से ये बता दीजिएगा। अब आगे दिए गए पैटर्न को पूरा करना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 15 और 3, 15 में से 3 तब 12, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 आ रहा है, ठीक है। 21 में से 6 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 15, 15 में 2 से गुना करेंगे 30, 45 में 49 में से 5 घटाएंगे तो 44, 44 और 2 गुना करेंगे तो 88, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है ज्योतिष शास्त्र का तारों से संबंध है, वैसा ही रहस्य विज्ञान का संबंध किससे है बताएंगे, तो रहस्य विज्ञान का संबंध जो है खानों से है, ग्रहों से है, भावनाओं से है, फसलों से है। यहाँ पे रहस्य विज्ञान कहा गया है ना। यहाँ पे रहस्य विज्ञान नहीं होना चाहिए था, रहस्य विज्ञान के लिए ऑप्शन सी इसमें नहीं है, ये होगा एग्रोनॉमी, जो हम लोग कृषि विज्ञान कहते हैं ना, यहाँ पे होगा कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान किससे है, ग्रहों से नहीं, खानों से नहीं, भवनों से नहीं है, ये है फसलों से। आंसर यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों। देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्प को चयन करना है और दिखाना है कि मोड़े गए पारदर्शी कैसा दिखाई देता है, वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं कैसा दिखाई देता है।
इमेज को आप देख चुके होंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए इस ऑप्शंस में बताइए कौन सा है करेक्ट आपका। आपके लिए दो आसान कर देते हैं, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी कर देते हैं, ए और बी में ही बताना है, बताइए कौन सा होगा। तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। देखिए इसमें हमें दो स्थानों को प्रश्न बदलना है और तब जाके आंसर्स को हमें फुलफिल करना है। तो देखिए जैसे कि आप ये वाला पहला उठाइए, कह रहा है कि गुना को माइनस, माइनस को गुना, तो यहाँ पे माइनस जो है ना यहाँ पे गुना रखिए, जहाँ पे गुना है ना यहाँ पे माइनस का यूज करना है, तब जाके बनाना है। तो इससे भी आंसर नहीं आएगा। आपको हम आंसर वाला बताते हैं सीधे हम, माइनस और डिवाइड को, यहाँ पे डिवाइड जो है ना इसको माइनस कर दीजिए और जहाँ पे माइनस है ना इसको डिवाइड कर दीजिए। 27 तिया 81 होता है और 3 9 27 होता है और माइनस में 3 रहेगा और इधर में प्लस में 12 रहेगा। 12 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और ये 3 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। कह रहा है पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में पद चिन्ह का स्थापन विकल्पों में से चुनना है, क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया 50014 है ना, 50,014 लिखा गया, तो 172 लिखा गया यहाँ पे। कैसे है तो देखेंगे, ये सभी को इंक्लूड करो, सभी को तो कितना 5 4 9 1 10 हो यार, टोटल 10 आ रहा है ना। उसी प्रकार यदि इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 7 2 9 1 10 आ रहा है, वैसे ही 5 3 8 1 9, 9 आना चाहिए, 6 3 9 1 10 ये नहीं होगा, 3 3 6 1 7 ये नहीं होगा, 4 4 8 1 9 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। 5 1 6 ये भी नहीं होगा, यानी सी करेक्ट होगा। कह रहा है विशिष्ट भाषा में ट्री को ये लिखा जाता है, तो मैंगो को कैसे लिखेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। देख रहे हैं टी से यू एक बढ़ा, 18 से 19 एक बढ़ा, ई से एफ एक बढ़ा, यहाँ पे एक बढ़ा, सब में एक एक बढ़ा दीजिए। एम के बाद एन आता है, एन से स्टार्ट, ये नहीं है ये नहीं है, दो ऑप्शन है, ठीक है। ए के बाद बी आता है, तो आप ये भी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर एक ही बन गया, राइट आंसर ए। कह रहे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़का ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता के कजन के पिता की पत्नी के पुत्र के पिता है, तो वह व्यक्ति लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है। आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, यहाँ पे हम लड़का बना लेते हैं, एक आदमी की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। इसके पिताजी हैं यहाँ पे, ठीक, इसके पिताजी हैं और इसके पिताजी के कजन यहाँ पे है, ठीक है। कजन कोई भी हो सकते हैं, भाई या बहन, है ना। अब इसका भाई भी है, कजन के भाई भी, अब इस भाई का जो है एक माता भी है, और इस जो लड़का है उसके पिता के अंकल जो है ना, वो ये आदमी है यहाँ पे, मैन है, और जो इसके पिता है, ठीक है, और इसके भी पिता हुए ना, और ये पति पत्नी हो गए। तो हमें बताना है कि व्यक्ति के उसके पिता से क्या संबंध है, तो उसके अंकल होंगे, क्या होंगे, अंकल, यानी आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर्स ए करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, अंकल। देखिए कह रहा है शुभम पश्चिम की ओर 9 मीटर जाता है, पश्चिम की ओर ले चलिए इसको, शुभम को पश्चिम की ओर 9, वहां से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ के 10 चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 2 चलता है, बाएं मुड़ के 2 चलता है, अब पुनः बाएं मुड़ता है और 10 चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 10 चलता है। अब शुभम के सामने की ओर कौन सी दिशा है, इसके सामने की ओर नीचे कौन है, दक्षिण, यानी आंसर ये बता दीजिएगा। आगे देखेंगे तो आगे कौन सा श्रृंखला पूर्ण करेगा, 37 के बाद 52 72 97 127, तो आगे क्या आएगा। तो अब देखेंगे 37 52 कितना बढ़ा है 15, इसमें कितना बढ़ा है 20 25 30, तो आगे 35 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो 7 और 5 12, 2 अंक लास्ट में आना चाहिए, सभी में 2 है, 7 5 12, 3 2 5 1 6 और एक ही 162। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है देखिए यहाँ पे सिंबल को सब चेंज कर रहा है, आइए हम लोग चेंज करके बना देते हैं। कह रहा है ना कि गुना को प्लस, तो प्लस कर दीजिए, गुना को प्लस, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस कर देंगे, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग कर देंगे, है ना, और प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ गुना कर देंगे। अब देखेंगे
4 से डिवाइड करेंगे 7 और गुन्ने 2, माइनस में करेंगे 20 और प्लस रखेंगे 40, है ना। तो 40 और 20 60 हो जाएंगे और माइनस में 14, घटा दीजिए कितने हो जाएंगे 6, और ये 5 में से 1 घटेगा तो 4 है 46। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट बनेगा। दिए गए कथन और निष्कर्ष को हम लोग पढ़ते हैं। सभी पक्षी पुरुष है, सभी पक्षी जो है, सभी सभी पक्षी क्या है, पशु है, सभी पक्षी पशु है। कुछ पशु आदमी है, कुछ पशु जो है ना वो आदमी है। कह रहा है कोई आदमी पशु नहीं है, बिल्कुल गलत। सभी पशु पक्षी है, सभी पशु जो है पक्षी है नहीं, कुछ हो सकता था, तो ये भी काटिए। कुछ आदमी पशु है, कुछ आदमी पशु, हाँ ये ठीक सही बात है। कुछ आदमी पक्षी है, कुछ आदमी पक्षी है, ये भी गलत बात है। यानी हमारा सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष 3 निकल रहा है और वो है ऑप्शन नंबर में ए में करेक्ट। राइट आंसर ए बनेगा। उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। कौन सा होगा बताएंगे? परिवार, माता पिता, बच्चे, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। सोना, चांदी, आभूषण, ये भी नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर, आदमी, छात्र, हाँ ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो है ये आदमी भी हो सकता है, आदमी कुछ छात्र भी हो सकते हैं और डॉक्टर भी हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी फुलफिल करेगा। अब देखिए कह रहा है कि चित्र ए एवं सी के आधार पर उस विकल्प का चयन करना है जो बी में क्या आने वाला है। यहाँ पे आइए देख लेते हैं क्या आएगा। 5 और 3 15, 15 4 19, 7 5 35, 35 6 कितने होंगे 41। आइए देख लेते हैं 24, 24 5 29, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट होगा। अब कह रहा है कथन और निष्कर्ष। कथन कह रहा है हम लोग का क्या कि विदेशों में काम कर रहे भारतीय व्यवसायियों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। निष्कर्ष कह रहा हाँ, उन लोगों को कमाई को भूलकर पहले अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहिए। दूसरा, नहीं, भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी है। तो आंसर्स क्या बनेंगे? कह रहा एक और दो, दोनों सशक्त, बिल्कुल नहीं। केवल दो सशक्त नहीं, केवल एक सशक्त नहीं, ना तो एक और ना ही दो सशक्त है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। खंड 4 सामान्य जानकारी कह रहा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए किसने किए थे? वीर सावरकर, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। तो आंसर बताएंगे बेगम हजरत महल किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। बेगम हजरत महल का नाम जो है मुहम्मदी खातून था, है ना। और दिल्ली से कौन किए थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व? बहादुर शाह जफर, वक्त का सैन्य नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब, जिनको ढोडू पंत कहते हैं, तात्या तोपे सैन्य नेतृत्व किए थे। झांसी से तो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह और फतेहपुर से अजीमुल्ला। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली का आधारशिला इनमें से किसके द्वारा रखा गया था? रॉबर्ट बेकर, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, जॉर्ज पंचम। किसने रखी थी? तो आंसर बताएंगे जॉर्ज पंचम ने। आंसर सी बताइएगा। हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था, है ना। और 12 दिसंबर 1911 को, कब? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। वैसा रहा है हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, है ना। जो हार्डिंग द्वितीय था 1911 में जॉर्ज पंचम में महारानी मेरी को भारत आमंत्रित कर दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और 1912 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। मुस्लिम लीग 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान, बांटो और राज करो, करो या मरो, बांटो और छोड़ो। तो आंसर बताएंगे बांटो और छोड़ो। राइट आंसर सी बताएंगे। मुस्लिम लीग 1940, मुस्लिम लीग 1940 में लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्रों का प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। और 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में होती है। और 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां करते हैं। कहाँ पे? ढाका में। आगे क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिला में? गोरखपुर में, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी।
तो आंसर बताएंगे गोरखपुर में। आंसर ए बता दीजिएगा। 5 फरवरी 1922 को होता है ये। कब होता है? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड के क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बरदोली में हुए कांग्रेस के बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का भी निर्णय लिया गया। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। आगे देखेंगे 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट, गोलकुंडा फोर्ट, किसका करवाया था? आंसर बताएंगे इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे। 1921 में एडविन लुटियंस इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस ने बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विटेट है। जॉर्ज विटेट है गेटवे ऑफ इंडिया का, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, मुंबई में। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माणकर्ता कौन है? डब्ल्यू इमर्सन थे। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के डिजाइन लुटियंस। केंद्रीय सचिवालय का निर्माण हर्बर्ट बेकर। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखिए मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, किससे है? अथर्ववेद से है मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इनके उपनिषदों के मुख्य जो है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद है ना, मांडुक्योपनिषद, ये सब है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषय में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम रखा गया है अथर्ववेद। इसमें टोटल अध्याय 20 है और 731 सूक्ति हैं और मंत्र है 6000 अथर्ववेद में। आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? किस प्रकार का नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग कर, आवास पर कर, या फिर कृषि पर कर, मवेशी पर कर। तो आंसर बताएंगे यह लघु उद्योग पर कर। ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि का महसत कर भू राजस्व निश्चय किया था भूमि पर। स्वतंत्रता जन्म सिद्धिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किनका है? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बाल गंगाधर राव तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो आंसर बताएंगे बाल गंगाधर राव तिलक जी का है। आंसर डी बताइएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनकलाब जिंदाबाद यह भगत सिंह जी का नारा है। इनका नारा है भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किनका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू बोला है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। वापस वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती बोले थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? बताएंगे किसमें? तो आंसर बताएंगे हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। देखिएगा इस जो 4 भागों में विभाजित जो किया गया, हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक में विभाजित जो किया गया है, हिमालय पर्वतमाला को भौगोलिक स्तर पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, यह सबसे ऊंचे और दुर्गम श्रेणी में होते हैं। यह भारत के प्राचीन ग्रंथ में हिमाद्री नाम से जाना जाता है। जो सबसे दूसरा है लघु अथवा मध्य हिमालय, यह हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है दूसरे को हिमालय श्रेणी। और तीसरा जो है शिवालिक है। तीसरा शिवालिक है, यह लघु हिमालय के दक्षिण के समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। और चौथा जो है लास्ट जो है उसका है ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय, यह महान हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। विश्व की सबसे गहरी झील बताइए? बैकाल क्रेटर, टांग्याकिया या फिर न्यासा, टंगानिका या फिर न्यासा। तो आंसर क्या बताएंगे? आंसर बताइएगा बैकाल। और ये बैकाल कहाँ पे है दोस्तों, ये भी आपको जानना चाहिए। बैकाल जो है रूस में है ना, जो सबसे प्राचीन और गहरी भी है विश्व का। यह बैकाल झील जो है कैसा झील है? मीठे या खरे पानी का? तो आप बताएंगे मीठे पानी का झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है सुपीरियर झील। ठीक है, कहाँ पे है? जो अमेरिका और कनाडा देश में स्थित है। कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प जो है
दुर्बल दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है। दुर्बलता मंडल को स्थिति को कौन दर्शाता है? वायुमंडल के नीचे, स्थल मंडल के नीचे, ऊपर, या फिर वायुमंडल के ऊपर या स्थल मंडल के नीचे। तो आंसर बताएंगे स्थल मंडल के नीचे। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का आधारशिला किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल, हजरत मियां मीर जी, अशरफ अली थानवी, मोहम्मद अल हसन। हजरत मियां मीर जी रखे थे विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का आधारशिला। अमृतसर शहर में है। 500 बीघा जमीन जो है अकबर ने दिया था। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे, पांचवें गुरु। अमृतसर में जो है हरि हरि मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव करवाए थे। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। चौथे थे गुरु राम। हरमिंदर के ऊपर स्वर्ण का आवरण महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़वाया था। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची शपथ और नहीं, शपथ नहीं। राज्यों के शासित पर नहीं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है। दूसरी में आंसर सी बताइएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8। अभी कितना है वर्तमान में? 12 है। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान किया गया है? कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 63 में क्या है? तो अनुच्छेद 63 में बता दें उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 123 में क्या है? तो अनुच्छेद 123 में है कि सांसद ये जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान किया गया है ना? किसमें है? अनुच्छेद 123 में। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट हो गया। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 352 में क्या है? तो यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है अनुच्छेद 352 में। आंसर हम लोग का बी होगा। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए सबसे कम है इस ऑप्शंस में। तो आप बताएंगे राजस्थान का सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद मध्य प्रदेश, सबसे कम है उत्तर प्रदेश का इस ऑप्शंस में। ऑप्शंस डी करेक्ट होंगे। भारत का ऐसे सबसे छोटा राज्य देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो कौन है? सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है ना, मतलब छुआछूत। तो अस्पृश्यता पथ का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। अनुच्छेद 17 में है। यह कब लाया गया था? 1955 अधिनियम था ये। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 वर्ष 1976 में संशोधन कर नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम बनाया गया ताकि इसे दंडित प्रावधानों को सशक्त बनाया गया है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां? तो आंसर बताएंगे अमेरिका में 1913 में। आंसर ये बताएंगे 1913 में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल राय ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को शहर में किए थे। मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? चांदी, सोना, मैग्नीशियम, तांबा। सबसे पहले तांबा। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? कौन नहीं? सुंडालैंड, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, वलाशिया। तो आंसर बताएंगे वलाशिया। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे वलाशिया। सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। पूछा जाए प्रधानमंत्री की कार्यकाल सबसे कम दिन किनका रहा है? तो ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। कितना? 13 दिन मात्र। कौन? ऐसे ये 3 बार रहे हैं प्रधानमंत्री, मतलब सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाए अभी तक भारत में तो
वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है 13 दिन का। कौन सा ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता होती है? कौन सी है बताइएगा? अधिवृक्क ग्रंथियां हैं। आंसर सी बताएंगे। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? टेरिडोफाइटा, आवृत्तिबीजी, ब्रायोफाइटा, अनावृत्तिबीजी। तो आंसर बताएंगे अनावृत्तिबीजी। आंसर डी हो जाएंगे अनावृत्तिबीजी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, इसमें पाया जाता है? तो आप बताएंगे विटामिन बी में। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। एलपीजी का पूर्ण रूप बताइएगा। एलपीजी का पूर्ण रूप बताएंगे क्या होगा? लिक्विडेड पेट्रोल गैस, बिल्कुल नहीं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आंसर क्या दिखा आपको? राइट आंसर डी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। यह गंधहीन स्वादहीन ईंधन होता है ना। और आपको बता दें दुर्गंध के लिए इसमें कौन सा डाला जाता है? इथाइल मार्कोप्टेन मिलाया जाता है। यहाँ दुर्गंध हो, जब लीकेज हो तो पता चले। देखिए आगे क्वेश्चन है हम लोग का क्या, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? बुखार होता है किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, विशिष्ट कणमय पदार्थ नहीं, ओजोन नहीं, परागकण के द्वारा होता है। आंसर सी बताइएगा। कह रहा है जे डब्ल्यू मॉचली और जे प्रॉस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? क्या था नाम इसका? ENISC, ENISC। आंसर ये बताइएगा। इनैक था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? तो आंसर बताएंगे 1024 के बराबर है। आंसर ये बताइएगा। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तांबे के समस्थानिक्स नहीं, आयोडीन के समस्थानिक्स नहीं, यूरेनियम के समस्थानिक्स नहीं, कोबाल्ट के समस्थानिक्स का किया जाता है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। कोबाल्ट 60 जो है कैंसर की जांच के लिए उपयोग होता है। आयोडीन आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पे आयोडीन दिया है, आयोडीन के कौन से 131 जो है यह गल ग्रंथि के जांच के लिए होता है। और सोडियम, सोडियम बता दें सोडियम 24 ये रक्त परिसंचरण की जांच के लिए होता है। और क्रोमियम 51, क्रोमियम 51 रक्त की जांच के लिए उपयोग होता है। फास्फोरस 31 जो है चर्म रोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा? राइट आंसर डी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान ही पा सका? तो आंसर बताएंगे हाइड्रोजन। आंसर ये बताएंगे हाइड्रोजन। आगे क्वेश्चन है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? फंगी है, प्रोटिस्टा भी है, एनिमिलिया भी है, लेकिन प्रोटोजुआ नहीं है। यानी आंसर हम लोग का बी होगा। वो 5 कौन कौन जगत है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी वर्ग। आगे है मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है? वातावरण, समुद्र, निर्वात, वायु। तो आंसर बताएंगे निर्वात, मतलब जहाँ पे कुछ ना हो। आंसर डी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन जरूरी नहीं बताइए? तो आंसर बताएंगे ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। आंसर डी बताएंगे। अणु शब्द किससे प्रतिपादित किया जाता है? अणु जो है शब्द किसने प्रतिपादित किया है? अणु को किसने प्रतिपादित किया है? अणु शब्द जो बता दें आपको डेमोक्रेटिक ने प्रतिपादित किया है। कौन किया है? डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस ने किए हैं। आंसर बी बताएंगे। किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु। तत्व के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल ने बताया था। तत्व सबसे छोटा कण परमाणु होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, रदरफोर्ड द्वारा नाभिक सिद्धांत दिया गया था। जॉन डल्टन 1803 में सर्वप्रथम परमाणु संरचना सिद्धांत दिए थे। जॉन डल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। परमाणु कई मौलिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पुष्प के मध्य
में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग है? कौन है बताएं? अंडक, पंखुड़ी, पुंकेसर, बाह्य तल। तो आंसर बताएंगे अंडक, कार्पल्स। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। जयांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है। यह पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी चक्र होता है। अंडक से निर्मित होता है यह। देखिए निम्नलिखित में कौन एक जो है बायोगैस का घटक नहीं है, यह हमें बताना है। कौन नहीं है इसमें बताएंगे। तो आंसर बताएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड तो है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। आंसर सी बता दीजिएगा। कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? सांस को नियंत्रित कौन करता है? मज्जा करता है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। कौन करता है? मज्जा, मेडुला करता है। अनेक तंत्रिका का केंद्र है यह। मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है, जैसे छींक आना वो अनैच्छिक है। आगे देखिएगा कि वायुगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? वायुगैस में मीथेन का प्रतिशत बताइए। लगभग होता है 60 से 65%। तो आंसर ये बता दीजिएगा। आगे कह रहा है कि काली खांसी को डैश भी कहते हैं। काली खांसी को क्या कहते हैं? तो काली खांसी को पर्टूसिस कहते हैं। आंसर डी बताएंगे, पर्टूसिस। रूबेला एक विषाणु जनित रोग है। रूबेला जो है एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। देखिएगा आगे क्वेश्चन है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं कौन सही नहीं है। कह रहा आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, बिल्कुल सही। आवर्त सारणी में 18 समूह, ये भी ठीक है। आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया, ये भी ठीक है। मतलब बच गए कि आवर्त सारणी एक में केवल एक तत्व है, बिल्कुल नहीं। यानी आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो गया। इनमें से कौन सा हृदय का समस्या का निदान करने में मदद करता है? कौन करता है बताइए। बीसीजी, ईसीटी, ईसीजी, ईईजी। तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ईसीजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा हृदय की समस्या का निदान करने में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। खंड 5 विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। कह रहा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड डैश का परिणाम था। आंसर बताएंगे NCF 2005 का परिणाम। आंसर सी बताएंगे। विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम, उत्पाद, कोर्स, रूपरेखा, अध्ययन सूची। तो आंसर बताएंगे अध्ययन सूची। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? कुल 7 अध्याय है। आंसर सी बताएंगे। RTE 2009 की किस धारा के तहत प्रत्येक विद्यालय के लिए SMC का निर्माण किया जाता है? किस धारा के अकॉर्डिंग? धारा 21 के अकॉर्डिंग। आंसर बी बताएंगे। शिक्षण युक्तियों टीचिंग टैक्टिक्स का संबंध है, किससे संबंध है? तो यह संबंधित है अधिगम संरचना लर्निंग स्ट्रक्चर से। आंसर ये बताएंगे। शिक्षक को छात्रों को परीक्षा की तैयारी कैसी करानी चाहिए? तो आंसर बताएंगे छात्रों को परीक्षा का महत्व बताना चाहिए तथा बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। आंसर सी बताना है, करेक्ट सही होंगे। कह रहा है शिक्षण क्रिया तब तक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती है तब जब तक छात्र क्या हो? अनुशासित न हो, निष्ठावान न हो, इसके लिए इच्छुक न हो, अन्वेषी न हो। तो आंसर क्या होंगे? इसके लिए इच्छुक न हो तब तक। आंसर सी होंगे। आप छोटे बच्चे के विकास के लिए उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? रटने की आदत डालेंगे, स्व क्रिया पर जोर देंगे, खेल प्रवृत्ति को उत्तरदायित्व उदात्तीकरण करेंगे, या 3R की शिक्षा देंगे? तो स्व क्रिया पर जोर देंगे। आंसर बी करेक्ट होंगे। एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो क्या करेंगे? क्या करिएगा? उसकी समस्या को समझने का प्रयास करना जाना चाहिए। आंसर डी बताइएगा। एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है जो उच्च परिवार का हो, अधिक स्वस्थ हो, अधिक आज्ञापालक हो, अधिक क्रियाशील हो। तो आंसर्स क्या बता देंगे?
अधिक क्रियाशील? आंसर डी बताइएगा। निम्नलिखित में कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम का मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने में मदद करता है? तो आंसर बताएंगे भूल, अधिसंज्ञान, अनुकरण या फिर रटकर याद करना। तो आंसर बताएंगे अधिसंज्ञान। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। एक अध्यापिका में एक योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थी के स्थान पर रख कर यह महसूस कर सके कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, वह क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति, ग्लानि या फिर उदासीनता? तो आंसर्स बता देंगे, यह तदानुभूति कहलाती है। आंसर्स बी बताएंगे। बच्चों द्वारा की गई त्रुटि क्या दिखाती है? क्या दिखाती है बताएंगे। निम्न बुद्धि दिखाती है, कम क्षमता, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, बच्चों के चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों के गुणात्मक रूप से अलग है। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंत प्रक्रिया कही जाती है? सामाजिक दशा, सामाजिक पदानुक्रमता, सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक तंत्र? आंसर बताएंगे सामाजिक तंत्र। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पार का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं बताएंगे। अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन करना, ये तो है। रटना नहीं है। इशारों और संकेत ये भी है। सहपाठी संग साझा शिक्षण, ये भी सही है, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएंगे। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं? केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों, ना गुणात्मक ना मात्रात्मक परिवर्तन? तो आंसर्स बता देंगे। ये तो सीधे स्पष्ट दिख रहा है, दोनों आ जाएंगे ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में कौन बच्चों के समाजीकरण में भूमिका नहीं निभाता है? परिवार, मीडिया, भौतिक आधारभूत संरचना या विद्यालय? कौन नहीं निभाता है? तो आंसर बताएंगे भौतिक आधारभूत संरचना, डी करेक्ट होगा। कह रहा पाठ योजना का भाषा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? साधारण तथा समझ लायक, तकनीक शब्दों को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत विधि पूर्वक और संबंधित होना चाहिए, साफ और मुश्किल शब्द होना चाहिए। तो आंसर बताएंगे बहुत विधि पूर्वक और संबंधित होना चाहिए। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। एक शिक्षक किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है इशारे और संकेतों से? एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है? इशारों और संकेतों से, स्वतंत्र खोज, पार, उद्दीपन या अनुसरण? तो आंसर बताएंगे पार। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास विधि विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होंगे? कौन सहायक होंगे? तो ऑप्शन देखेंगे। पहला कह रहा है कि कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच को कम करना, विद्यार्थी की व्यक्तिगत पसंद और शाश्वत को प्रतिबंधित करना। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे? आंसर्स बनेंगे आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कह रहा है कि किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा की सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? व्यवहारवादी, अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी या प्रतिपादक शिक्षण? तो आंसर बताएंगे सामाजिक संरचनावादी। आंसर सी बताएंगे। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह से क्या हो सकती है? इसकी वजह क्या हो सकती है? स्वलीनता, गणितीय वैकल्प, अलेखीय या फिर पठन वैकल्प? तो आंसर्स क्या बता देंगे? ऑप्शन गणितीय वैकल्प। आंसर्स बी होंगे करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न
दरों से विकसित होते हैं। विकास एक आयामी होता है। विकास एक दिशाई होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। तो आंसर बताएंगे विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। आंसर से डी बता देंगे। कह रहे कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रिया परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूद दिखावट पर निर्भर करते हैं। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्ण संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक। आंसर्स बी बताएंगे। संवेदी जो पेशी अवस्था होती है ना, जन्म से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियता अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष तक का होता है, और मृत संक्रियता अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष होता है। अमृत जो होता है 11 से 15 वर्ष होता है। भारत के गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्जिया मेलोनी, ऋषि सुनक या फिर गैब्रिएल इटल। कौन थे? तो आंसर बताएंगे इमैनुअल मैक्रोन। आंसर से बताएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं ये, है ना। ये हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति गैब्रिएल इटल बने हैं। कौन बन गए हैं? गैब्रिएल इटल बन गए हैं। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल ऋषि सुनक थे, अब वो भी हट चुके हैं। इटली के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में जॉर्जिया मेलोनी है ना। इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मैटरेला है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।